स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉकरोच है उसके एक्सटर्नल फीचर्स के जो द्वितीय भाग है लेक्चर सेकेंड उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पॉइंट्स, वो है एक तो इसके जो मुखांग हैं वो होंगे जैसे लेब्रम, ऊपरी ओष्ठ, मैंडिबल्स एक जोड़ी चिबुक, उसके बाद मैक्सिली ये भी एक जोड़ी, फिर लेबियम निचला ओष्ठ, हाइपोफैरिंक्स, फिर इसके बाद जो चलने वाले पैर हैं उसके 3 जोड़ी, 2 जोड़ी पंख और एक्सटर्नल जेनिटल बाह्य जनेंद्रियां जो हैं उनके बारे में हम संरचना में बात करेंगे। ये है जो पहले का जो चित्र है, सामने से सिर कैसा दिखता है उसका डायग्राम है और ये पश्चिम दिशा से। तो ये जैसे एक तो ये लेब्रम है प्रथम, ये मैंडिबल एक एक इस तरफ, ये क्लाइपियस है, ये फ्रॉन्स है, सर का जो सामने का भाग है उसके नीचे क्लाइपियस है और ये लेब्रम है ऊपरी ओष्ठ। और ये जो है ये जंतु के पश्चिम सतह से जब सिर दिखता है तो वो एरिया है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है। तो सबसे पहले हम मुखांग की बात करें, एक ऊपरी ओष्ठ लेब्रम, फिर दूसरा मैंडिबल चिबुक एक जोड़ी, मैक्सिली जंभिका एक जोड़ी, लेबियम निचला ओष्ठ संख्या में एक और हाइपोफैरिक्स संख्या में एक। कीट सर्वाहारी है इसलिए मुखांग जो हैं उनमें कोई विशिष्टता नहीं पाई जाती, अविकसित होते हैं। और मुखांग जो है वो काटने व चबाने प्रकार के होते हैं, मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं और इसके कारण कीट दोनों प्रकार के भोजन के कण जैसे कठोर और कोमल भोजन के कण और साथ में द्रवों को भी ग्रहण करने में, चाटने में सक्षम होता है। तो सबसे पहले हम जो ऊपरी ओष्ठ है लेब्रम संख्या में एक, ये शीर्ष के तीसरे खंड का उपांग होता है वास्तव में लेब्रम, ये वाला हिस्सा जो है, और क्लाइपियस के अधरतल निचले साइड पे ये जुड़ा रहता है क्लाइपियस से। और लेब्रम जो है वो मुख गुहिका का जो अग्र सीमांत है, सामने का अगला तट जो है उसका निर्माण करता है। और जहाँ क्लाइपियस से ये लेब्रम जुड़ता है वहाँ पर दोनों साइड में 2 छोटे छोटे प्लेट पाए जाते हैं, स्क्लेराइट पाई जाती है, जिन्हें हम टॉर्मा कहते हैं। और टॉर्मा के प्रत्येक टॉर्मा से जो है वो स्वयं सेवदी गस्टेटरी जो है वो शूक पाए जाते हैं, इस तरह से जो स्वादग्राही होते हैं गस्टेटरी। और लेब्रम जो है ये वाला भाग जो है ये इसके बाद ये जो चिबुक आ रही है एक जोड़ी, प्रत्येक जो चिबुक है उसके दांतेदार क्षेत्र को ढकता है। तो ये है लेब्रम यानी ऊपरी ओष्ठ। उसके बाद अब अपन बात करें मैंडिबल की, तो मैंडिबल सिर के चौथे खंड के उपांग होते हैं संख्या में 2 अर्थात एक जोड़ी, छोटे त्रिभुजाकार और दृढ़ता से कटकित या स्क्लेरोटाइज्ड भाग होते हैं। तो ये साइड से एक मैंडिबल दिख रहा है, तो इसमें ये दांतेदार क्षेत्र है, ये इसका कॉन्डाइल है, ये पूरा का पूरा अंदर से वैसे ही खोखला होता है, बाहर से आपको ज़रूर ऐसे दिख रहा है लेकिन अंदर से थोड़ा सा खोखला होता है। इसको दोनों साइड से कंट्रोल करने वाली, गति करवाने वाली ये मांसपेशियां हैं, एडक्टर अंतःकर्षी और ये प्रसार, ये अंतःकर्षी। तो इस तरह के एडक्टर मसल्स हैं जो एक दूसरे को दोनों तरफ से अपोज करते हैं, विरोधाभास रूप में ये एक दूसरे के कार्य करते हैं, एडक्टर। और तो चिबुक जो है वो सिर का जो संपुट है हेड कैप्सूल, उसके दोनों ओर अपनी अपनी साइड में पार्श्वर प्लेट या कपोल प्लेट जो जीनी है उससे ये जो कॉन्डाइल है इससे जुड़ा रहता है, ये जो कॉन्डाइल है इससे ये जुड़ा रहता है। तो थोड़ा सा अगर अपन देखें तो अगर आप देखें तो ये एक मैंडिबल, तो देखिए एक मैंडिबल तो ये है और एक मैंडिबल ये है और ये है जीना, ये जीनी है, ये कपोल। तो इस कपोल से जो कॉन्डाइल भाग है उससे ये एक एक मैंडिबल ये है वो जुड़ा रहता है अपने अपने साइड के जीनी से। तो ये इसका ये कॉन्डाइल है वो। और अगर हम देखें तो इसमें प्रत्येक मैंडिबल जो है उसका जो ये अंदर का सिरा है ये दांतेदार होता है और 2 स्पष्ट भागों में विभक्त होता है। एक तो दूरस्थ कृतन जो है वो प्रवर्ध होता है, क्षेत्र होता है, और एक समीपस्थ जो है प्रारंभिक चवर्णक क्षेत्र। ये 2 भागों में दंतिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो कृंतक क्षेत्र हो या वो चवर्णक क्षेत्र हो उसमें 3-3 छोटी छोटी दंतिकाएं पाई जाती हैं।
जो क्यूटिकल, दृढ़ क्यूटिकल से इन दंतिकाओं का निर्माण होता है। और मोलर पाली जो है उसके पहले एक कलावत एक पाली और पाई जाती है जिसको प्रोस्थिका कहते हैं। ये है वो प्रोस्थिका, मोलर पाली के ऊपर, मोलर क्षेत्र के ऊपर ये प्रोस्थिका है। और इन पर जो है वो संवेदी रोम पाए जाते हैं इस प्रोस्थिका पर। और चिबुक जो है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो जबड़े की भांति कार्य करता है। और ये जो दांत है एक साइड के, एक चिबुक के, वो दूसरे जो जोड़ीदार चिबुक है उसके दांतों से इनका ये, इन दांतों का इंटरलॉकिंग हो जाता है। और ये जो चिबुक है ये अभिवर्तनी मांसपेशी और अपवर्तनी मांसपेशियों द्वारा दाएं बाएं घुमाया जाता है क्षैतिज तल पे। और ये मोलर क्षेत्र जो है वो भोजन को पीसता है। ये जो मोलर क्षेत्र है ये भोजन को पीसता है और ये काटने का कार्य करते हैं। तो ये जबड़े हैं, मैंडिबल्स हम इनको कहते हैं, चिबुक कहा जाता है। तो इसके बाद अब जो तीसरा है वो एक जोड़ी मैग्जिला या जंबिकाएं होती हैं। और ये जो है काफ़ी बड़ी होती हैं। सिर के पांचवा जो खंड है उससे हर एक साइड में एक एक मैग्जिला उत्पन्न होती है, अर्थात एक जोड़ी मैग्जिला पूरे सिर में पाई जाती है। पांचवें खंड के उपांग माने जाते हैं। प्रथम जोड़ी जंबिका कहलाती है। और ये जो भाग है इसमें सबसे आधार पर एक आधारी प्रारंभिक कार्डो भाग पाया जाता है। और उस कार्डो से फिर एक दूरस्थ सिरे पर ये स्टाइप्स भाग जुड़ा रहता है। ये कार्डो, ये स्टाइप्स, देखिए। और स्टाइप्स जो है अपने दूरस्थ सिरे पर तीन भागों में बट जाता है। सबसे भीतर की ओर तो ये लेसिनिया, उसके बाद आती है मध्यवर्ती गेलिया, और फिर आती है सबसे बाहर की ओर मैग्जिलरी पैल्प। तो ये लेसिनिया आंतरिक, फिर ये मध्यवर्ती गेलिया और बाह्य मैग्जिलरी पैल्प। अब स्टाइप्स जो है वो, ये जो स्टाइपीज है ये वाला, ये कार्डो से 90 डिग्री से अधिक के कोण पर लगा रहता है। ये तो ये इसका पूरा वो है। अब लेसिनिया जो है, ये जो लेसिनिया, इस भाग की अपन अब बात कर रहे हैं। ये वाला भाग जो ये लेसिनिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अत्यंत कटकित क्षेत्र होता है, स्क्लेराइज्ड लेसिनिया भाग होता है। और दूरस्थ सिरे पर ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक जो है वो कुंद लेसिन्यूला होती है, ये कुंद लेसिन्यूला, और एक दांतेदार, द्विशाखित दांतेदार जो है वो डेंटिकल्स वाला क्षेत्र आता है, तीक्ष्ण दंतिकाओं वाला क्षेत्र होता है। तो ये तो लेसिनिया की अपन ने चर्चा की। उसके गेलिया भाग, ये वाला गेलिया भाग है, ये लेसिनिया को आच्छादित करता है, आच्छादक के रूप में पाया जाता है, हुड का कार्य करता है बाहर की ओर से। तो ये गेलिया है, देखिए ये लेसिनिया। और उसके बाद बाहर की ओर इसमें एक जो है वो मैग्जिलरी पैल्प का क्षेत्र आता है। प्रत्येक साइड में पंचखंडीय प्रवर्ध रूपी संरचना होती है, संवेदी होती है। और इसमें ये स्पर्शक जो है ये छोटे कटक जो है पैल्पीफर से ये जुड़ा रहता है, मुख्य जो भाग है उससे। ये इसका ये पैल्पीफर है और ये 5 खंड है मैग्जिलरी पैल्प के, या जो स्पर्शक होते हैं उसके। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जंबिका में जो अगर हम क्रस्टेशिया के उपांग की बात करें तो प्रोटोपोडाइट जो है, क्योंकि चूंकि आर्थ्रोपोडा है तो उसमें प्रोटोपोडाइट क्रस्टेशिया में भी है, इंसेक्टा में भी पाई जाएगी। मूल आधारभूत उपांग का नाम है आदि पादांश। तो प्रोटोपोडाइट के बाह्य पादांश एक्सोपोडाइट जो है वो तो बनाती है ये वाली जंबिकी स्पर्शक, यानी मैग्जिलरी पैल्प जो है ये बनाती है जो है वो आपकी जो बाह्य पादांश होती है एक्सोपोडाइट। और गेलिया और ये वाला भाग जो पूरा आप देख रहे हो, अर्थात गेलिया और लेसिनी, ये मिलकर बनाती है अंतःपादांश या एंडोपोडाइट के समतुल्य माने जाते हैं। तो ये तो है एंडोपोडाइट के समतुल्य और ये है एक्सोपोडाइट के समतुल्य। ये पूरा का पूरा संरचना है। और दोनों जंबिकाएं जबड़ों की भांति भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर मुख गुहिका में प्रेषित करती रहती है। और इसके अतिरिक्त ये जो पूरी संरचना है मैग्जिला, प्रत्येक मैग्जिला जो आगे के जो पैर हैं उनकी सफाई करती है और साथ में जो श्रृंगिकाएं हैं उनकी भी सफाई करती है। तो ये था प्रत्येक मैग्जिला की संरचना कॉकरोच में। उसके बाद
अब आता है अधरोष्ठ या लेबियम। लोअर लिप संख्या में 1 होती है, सिर के छठे खंड के उपांग होते हैं और यह मुखांग का सबसे पिछला भाग होता है और इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। एक समीपस्थ बड़ा चौड़ा सबमेंटम भाग होता है, आधारी सबमेंटम बड़ा भाग, तो ये है आधारी सबमेंटम भाग। उसके बाद इसमें मध्यवर्ती मेंटम भाग होता है, ये मेंटम भाग है। और उसके बाद अग्रास्थ जो है सबसे आगे की ओर, इसमें प्रीमेंटम भाग ये पाया जाता है। तो ये 3 भाग हैं, तो ये प्रीमेंटम है, ये मेंटम है और ये सबमेंटम है। और अगर इसमें हम देखें तो वास्तव में अगर लेबियम की चर्चा अपन करें तो लेबियम जो है वो वास्तव में 2 भ्रूणीय उपांगों, शीर्ष उपांगों के संकलन से बनती है। पूरा का पूरा जो भाग है, जो अभी आप एक संख्या में देख रहे हो, ये वास्तव में इसको बनाने वाली 2 भ्रूणीय जो है जो 2 भ्रूणीय उपांग इसमें कार्य करते हैं, मिलकर ये इस एक को बनाती है। तो इसलिए ये द्वितीय जोड़ी जंबिकाओं के समतुल्य मानी जाती है, क्योंकि ये संकलन से बन रही है। और आदि पादांश प्रोटोपोडाइट के जो दोनों अंतः पादांश एंडोपोडाइट, वो आंशिक रूप से ये भाग है, ये एंडोपोडाइट है, इसके जो दूरस्थ सिरे हैं, और ये आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं ये, और जिससे एक भाग बनता है जिसको हम लिगुला कहते हैं, जीभिका। ये वाला भाग जो है ये जीभिका है, लिगुला। और ये फिर अपने स्तर पर 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक ग्लोसा और बाहरी पैराग्लोसा। तो ये पूरी की पूरी जीभिका क्षेत्र है, ये पूरा लिगुला कहलाती है। और ये बनती है एंडोपोडाइट से, जब वो आंशिक रूप से संगलित हो जाते हैं एक दूसरे से। और प्रीमेंटम भाग के दोनों साइड में जो है वो एक पैल्पिफर भाग होता है, वहाँ से त्रिखंडीय लेबियल पैल्प निकलती, ओष्ठीय स्पर्शक की ओष्ठीय पैल्प निकलती है और ओष्ठीय प्रक्षेप निकलती है। और लेबियल पैल्प जो है उसके अंतिम सिरे पर काफ़ी संवेदी शूक या रोमिल कंटिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये था मुखांग। तो अगर हम इस भाग को विशेष रूप से देखें तो इसकी सिर में जो वास्तव में स्थिति है वो अगर हम देखना चाहें तो देखिए, ये आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा का पूरा भाग जो है, देखिए सबमेंटम, ये मेंटम, तो ये पूरा का पूरा ये अधरोष्ठ है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सिर में इस तरह से फिट होता है। ये देखिए कार्डो, ये स्टाइप्स, ये रस्टाइप्स, ये ग्लोसा, ये पैराग्लोसा, और ये है मैक्सिलरी पैल्प। तो ये पूरा का पूरा वो भाग है। ये ऑक्सीपिट है, सर का पीछे का हिस्सा, ये जीना है, कपोल है सिर के साइड के जो है, ये मेंटम है। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये है लेबियम। तो ये मुखांग थे। और अब इसमें एक अंतिम मुखांग रह गया है जिसको हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। ये वास्तव में जो आपके लेबियम है उसके ऊपर पाया जाता है, मुख गुहा के भीतर, जंबिकाओं के पीछे। मुख गुहा जो है ओरल कैविटी, उसके अंदर पाया जाता है। बाकी सब तो बाहर थे, ये अंदर की ओर पाया जाता है और लेबियम के ऊपर पाया जाता है। इसको जिन्वा या लिंगुआ कहते हैं। और लिंगुआ जो है वो अपने मध्यवर्ती जो है वो उसकी संरचना मध्यवर्ती होती है और इसके दूरस्थ सिरे पर कंकत की तरह 2 प्लेटें पाई जाती है, जिसको हम सुपर लिंगुआ या ऊपरी जिन्वा कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तरह से जीभ की भांति कार्य करता है और इसके आधार पर जो लार नली है वो खुलती है। तो ये संख्या में 1 है हाइपोफेरिंक्स। मुख गुहा के भीतर, जंबिकाओं के पीछे, जंबिकाओं के बीच में और पीछे की ओर थोड़ी सी ये पाई जाती है, और लेबियम के ऊपर पाई जाती है हाइपोफेरिंक्स। तो ये थे सारे मुखांग जो मैंने आपको बताए। अब उसके बाद हम अगर चलने वाले पैरों की बात करें तो इसमें 3 जोड़ी चलने वाली टांगे होती हैं और वक्ष के जो तीनों उपभाग हैं, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, प्रत्येक वक्षीय खंड में से एक एक जोड़ी इस प्रकार की टांग निकलती है। प्रत्येक टांग में 9 खंड होते हैं, जिनमें से 4 तो मुख्य
खंड होते हैं। सबसे आधारी भाग जो शरीर से लगी हुई होती है वो एक चौड़ी कॉक्जा कक्षांग भाग होती है। कॉक्जा से फिर आगे निकलती है त्रिकोणाकार छोटा भाग ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर से एक लंबा मजबूत फीमर जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद टांग का सबसे लंबा क्षेत्र फीमर के बाद जुड़ा हुआ होता है। लंबी पतली कांटेदार जो है वो टिबिया भाग होता है, टांग का सबसे लंबा भाग। और उसके बाद जो क्षेत्र आता है वो होता है गुल्फ भाग या टार्सस। तो ये तो है उर्वरकी या फीमर, और ये वाला भाग जो है ये टिबिया, और टिबिया के बाद देखिए टार्सस यानी गुल्फ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टार्सस है। और टार्सस भी है वो अपने 5 भागों में एक तरह से आप मान सकते हैं बटा हुआ है। जो सबसे आधारी भाग है सबसे लंबा होता है, इसको मेटाटार्सस कहते हैं। उसके बाद 4 छोटे छोटे 3 जो छोटे छोटे खंड आ रहे हैं, और उसके बाद अंतिम जो है वो इसमें प्री टार्सस दूरस्थ सबसे खंड होता है, और इसके शिखर पर 2 पार्श्व नखर पाए जाते हैं और उनके बीच में एक कोमल गद्दीदार संरचना पाई जाती है जिसको पल्विलस या एरोलियम कहते हैं। और ये जो प्रथम 4 जो आपके जो टार्सस के जो उपभाग हैं उनके भीतर के सिरे पर प्लांटुली नामक अंग गद्देदार संरचनाएं पालियां पाई जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो टांग है, और सभी 6 टांगे एक समान एक संरचना वाली होती है। तो ये इसके भाग हैं, जैसे कक्षांग है, आधारी पादखंड, ये रहा आधारी पोडोमियर आधारी पादखंड। उसके बाद आता है शिखरक या ये शिखरक ट्रोकेंटर, छोटा त्रिभुजाकार कक्षांग से जुड़ा हुआ। फिर उर्वरकी, ये है फीमर उर्वरकी भाग, जो दूरस्थ सिरे पर जो है वो टिबिया से जुड़ती है, पतला सबसे लंबा कंटिकी भाग होता है। उसके बाद टार्सस आता है, गुल्फ भाग। तो ये पूरा जो है ये टार्सस का जो दूरस्थ सिरा उसका डिटेल है। ये इसके नखर हैं, एक नखर ये है, एक नखर ये है, ये इसकी प्री टार्सस पूरा क्षेत्र है, ये फ्लेक्सर प्लेट है। पल्विलस, ये पल्विलस है, एरोलियम जिसको हम कहते हैं। और कॉकरोच के जो पूरी डिटेल थी वो मैंने आपको इसकी टांगों की बता दी। और ये जो प्लांटुला और एरोलियम भाग है ये जंतु को फिसलने नहीं देते हैं, चिकनी सतह पर भी ये आसानी से चल सकता है। ये वाला भाग, ये जो ये पल्विलस है, ये सारे भाग। इसके बाद आता है कीट के जो पंख हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेरिगोडा का सदस्य है, एक अगजोड़ी पंख। और ये जो पंख है वो जो वक्ष भाग के मध्य और पश्च वक्ष खंड है उनके में से जो मीजोथोरैक्स है मध्य वक्ष, उसमें से अग्रजोड़ी पंख, एक दाहिना बाएं और दाहिने और बाएं, और एक होता है पश्च वक्ष, उसमें से पश्च जोड़ी पंख निकलती है, अर्थात प्रवक्ष से कोई पंख नहीं निकलता है। तो ये इसका पूरा वो है। कॉकरोच में अग्र पंख जो है वो कुछ कठोर होते हैं, और इसमें ये जो पंख हैं वास्तव में अगर आप देखो तो ये जो दोनों जो मध्य वक्ष और पश्च वक्ष है इनके जो पृष्ठक प्लेट है और जो पार्श्व प्लूरॉन है उनके मध्य से ये उत्पन्न होता है, यानी पृष्ठ पार्श्व तल से प्रत्येक पंख जो दोनों अंतिम वक्षीय खंड है उनसे उत्पन्न होता है। और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की जो मादा है उनके पंख उदर भाग के पश्चिम सिरे तक होते हैं, किंतु नर के जो हैं वो उदर भाग के अंतिम सिरे से भी पीछे की ओर चले जाते हैं। तो ये जो चित्र, इस चित्र में ये तो है अपनी विश्राम अवस्था में पंख शरीर को ढकता हुआ, और ये हैं फैले हुए पंख। ये अग्रजोड़ी फोरविंग टेगमेन कुछ चर्मिल प्रकार का होता है, कठोर होता है, अपेक्षाकृत लेदरी प्रकार का होता है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों पंखों के भीतर जो सतह है उसमें कई सारी आपको शिराओं की भांति संरचनाएं दिख रही हैं जिनको वेन्स कहते हैं। वास्तव में जब ये पंख बन रहे थे तब ये जो पंख है वास्तव में अगर आप देखो तो ये क्यूटिकल की 2 पतली पतली परत होती है, क्षैतिज तल पे एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है, और इनके बीच में जो है ये जो श्वास नलियां हैं वो आगे
जालिकाओं के रूप में बन जाती है। और फिर इन ट्रैकियल जो नलिकाएं होती इनके चारों तरफ काइटिन का जमाव होता जाता है, तो जिससे ये जो है वो शिराएं बन जाती हैं, नर्व्यूल्स बन जाती हैं। फिर बाद में जो ये पंख है ये सूख जाते हैं, तो इससे दोनों क्यूटिकल की परतें जो है एक दूसरे से एकदम निकट आ जाती हैं, जिससे आपको प्रतीत होता है कि पतले झिल्लीदार है, लेकिन वास्तव में क्यूटिकल की दो परतें होती हैं एक दूसरे की एक के ऊपर एक, और उनके बीच में ये ट्रैकियल जो नलिकाएं हैं वो जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है, और बाद में ये जब बन जाती हैं तो ये शिराओं के भांति दिखती हैं। अब हम अग्रपंखों की बात करें डिटेल में। अग्रपंख जो है वो मध्य वक्ष से उत्पन्न होती है और पृष्ठ पार्श्व तल में से उत्पन्न होती है, और ये कुछ हद तक कटकित प्रकार की, कुछ दृढ़ कठोर गहरे रंग की परांध चर्मिल प्रकार की संरचनाएं होती हैं, और ढापन का कार्य, शरीर को पृष्ठ तल से ढकती हैं, ढापन का कार्य करती हैं। अग्रपंख का उपयोग ये उड़ने में नहीं किया जाता, ये केवल ढापन के कार्य में ही आती है। पश्च पंख जो है उनके ऊपर सुरक्षा हेतु ढापन का कार्य करती है। अग्रपंखों के इस प्रकार से ढापन के रूप में यूज होने के कारण इन्हें एलाइट्रा या पक्षवर्म भी कहा जाता है, या विंग कवर पंख आवरण, या टेगमीना आच्छद भी कहा जाता है। और पश्च पंख जो है ये पारदर्शक, कलावती, झिल्लीदार, कलावत, चौड़े, कोमल, उड़ने के लिए सक्षम होते हैं, उड़ने में सक्षम, जंतु को उड़ाने में सक्षम होते हैं, और पश्च वक्ष मेटाथोरैक्स खंड के पृष्ठ पार्श्व तल से उत्पन्न होते हैं। और विश्राम अवस्था में ये जो अग्र जोड़ी पंख हैं इनके नीचे जो है वो सिमट कर रहते हैं, और पश्च पंख की गति जो है कुछ विशेष मांसपेशियों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और इनकी जो उपापचय बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण ये पंख है ये काफ़ी तीव्र गति से, तीव्र दर से ये गति करके जंतु को स्पंदन करके जंतु को उड़ाने में सक्षम होते हैं। ये इसकी विशेष वो है। ये तो थे पंख। अब हम बात करते हैं शरीर के बाहर पाए जाने वाले बाह्य जनेंद्रियां या एक्सटर्नल गोनापोफाइसिस। ये नर मादा में अलग अलग होते हैं और इनके कारण लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। देखिए वास्तव में क्या होता है कि नर और मादा में जो वृषण और जो अंडाशय है जिनसे युग्मक उत्पन्न होते हैं, और उनको स्थानांतरित करने वाली जो प्रक्रिया में जो संरचनाएं हैं उन्हें हम इंटरनल जेनिटिलिया कहते हैं, आंतरिक शरीर के भीतर वाले जनेंद्रियां। और इसके अतिरिक्त शरीर के बाहर भी दृष्टिगत होने वाले लैंगिक द्विरूपता को उत्पन्न करने वाले कुछ संरचनाएं होती हैं, जो जंतु के संगम, मेटिंग प्रक्रिया में अंडों को जमा करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें बाह्य जनेंद्रिया या एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो कॉकरोच में ये जो जेनिटिलिया है, जनेंद्रिया, ये उदर भाग के अंतिम खंडों के उपांग माने जाते हैं, जिनमें से दो अपन पहले ही कर चुके हैं, एनल स्टाइल, गुदीय शूक और एनल सरकाई। अब जो तीसरे प्रकार की होती है युग्मन प्रवर्ध या गोनापोफाइसिस कहलाती है, मेल फीमेल में अलग अलग होती है। इनसे मेल और फीमेल की पहचान भी होती है। मेल में फेलोमियर्स होते हैं, फेलोखंड होते हैं, 3 फेलोखंड, 3 वास्तव में प्लेटों से, बड़ी प्लेटों से या 3 इकाइयों से बनती है, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। तो लेफ्ट काफ़ी विकसित होती है, बाकी राइट और वेंट्रल तो एक एक ही होती है। ये फिर 4 उप भागों में बढ़ जाती है लेफ्ट वाली जो फेलोखंड है। जबकि फीमेल में 3 मुख्य प्लेटें हैं, जिनमें से पहली वेल्वुलर प्लेट, कपाटी प्लेट, फिर गोनापोफाइसिस में ये बेसी वेल्वुली प्रथम, वेल्वीवर 2 जोड़ी और एक सेकंड वेल्वुली। तो ये कुछ फीमेल में संरचनाएं हैं। अब अपन मेल की बात अगर करें तो मेल में जो बाह्य जनेंद्रियां हैं वो जो है उनका निर्माण जो है वो छोटे छोटे अनियमित प्लेटों से होता है, जो 3 होते हैं नर में, जिनमें से एक तो होता है राइट फेलोमियर खंड या फेलोखंड प्लेट, एक होता है अधर फेलोखंड प्लेट, और एक होता है लेफ्ट फेलोखंड प्लेट। तो अब इनकी डिटेल अगर अपन करें तो राइट जो फेलोखंड प्लेट है
वो उसके सम्मुख दो क्षैतिज, देखिए ये राइट फेलोमियर प्लेट है, दो क्षैतिज जो प्लेट है उनका बना हुआ होता है, ये ऑपोजिंग प्लेट है। और इनमें से एक प्लेट जो है काफ़ी विकसित होता है और हंसियाकार हुक और एक दांतेदार पाली के रूप में पाया जाता है। इसमें से एक जो प्लेट है ये वाला, इसमें ये तो दांतेदार पाली है, सेरेट लोब कहलाती है, और ये अंकुशी लोब होती है, अंकुशी पाली होती है। तो ये दोनों प्लेटों से ये राइट खंड बन रहा है। एक दांतेदार पाली होती है, सेरेट प्लेट, और एक इसमें जो है वो इसमें दो सेरेट प्लेट के अंतिम सिरे पे दो शाखाएं पाई जाती है, और ये दो अपोजिंग प्लेट है। तो ये वास्तव में दो प्लेटों से बन रहा है, और जिनमें से एक प्लेट, जैसे मैंने आपको बताया, वो हंसियाकार मुड़ा हुआ होता है इस तरह से। तो ये राइट खंड है। इसके बाद आता है लेफ्ट, बायां फेलोमियर। अगर इसकी बात करें तो इसमें इसका चौड़ा आधार होता है, काफ़ी चौड़ा प्लेट होता है ये राइट फेलोखंड के मुकाबले। लेफ्ट फेलोखंड एक चौड़े आधारी प्लेट की भांति होता है, जिसमें 4 कटक पालियां पाई जाती हैं। सबसे पहली जो है वो कूट शिशन होती है, स्यूडोपेनिस कहलाती है ये वाली भाग। ये इसके सिरे पर एक चौड़े हथौड़ा नुमा एक सिर होता है, और ये सबसे बाहर पाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो है टिटिलेटर, जो है टिटिलेटर बाई लंबी है वो ये पाई जाती है लेफ्ट साइड में, ये टिटिलेटर, और इसके अंतिम सिरे पर भी एक अंकुश या हुक पाई जाती है। तो ये तो मेन हो गया स्यूडोपेनिस, पहला पाली। ये दूसरा पाली है जो उसके पहले के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पाया जा रहा है। और सबसे अंदर की ओर इसमें एक्यूटोबोलस हुक, एक्यूटोबोलस पाली है, ये वाली सबसे भीतर की पाली है, ये सबसे बाहर की, ये उसके लेफ्ट साइड में, और ये सबसे भीतर की एक्यूटोबोलस, और जिसके दूरस्थ सिरे पर अंकुश पाई जाती है। और फिर उसके बाहर यानी इसके और इसके बीच में एक एस्पाइरेट पाली भी पाई जाती है, ये एस्पाइरेट पाली है। तो ये वाला का पूरा जो है वो इसकी लेफ्ट फेलोमियर पाली है, और इसके आधार पर जो है वो फेलिक डक्ट जो है, फेलिक ग्रंथि का जो डक्ट है वो खुलता है। तो ये तीनों प्लेटों से जो है वो इसके बाह्य जननेंद्रियां बनती है। तो वेंट्रल फेलोमियर की अगर बात करें, ये है वेंट्रल, इसकी बात करें, ये एक ही प्लेट से बनता है, भूरे रंग की चौड़ी प्लेट होती है, इसमें पालियां नहीं पाई जाती, दाहिने फेलोखंड के नीचे पाई जाती है, और अधर फेलोखंड के आधार पर एक पेशीय भाग, ये जो अधर फेलोखंड है वेंट्रल फेलोमियर, इसके आधार पर देखिए एक पेशीय भाग होता है, ये पेशीय भाग है। तो यहाँ पर ये इसके आधार पर नर जनन छिद्र खुलता है, स्खलन जो द्वार है, स्खलन नली, उसका द्वार खुलता है। तो ये इसकी संरचना है पूरी की पूरी। और अब हम आते हैं अंत में मादा के जो बाह्य जनन छिद्र, ये पूरी की पूरी संरचना है। मादा के जो उदर भाग के अंतिम छिद्र हैं, ये 8वां उदरीय खंड, 9वां, 10वां, 11वां। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें जो मादा जननिक छिद्र है, इसके चारों ओर एक कटक स्क्लेराइट कपाटी प्लेट, वेल्वुलर प्लेट पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त जनन छिद्र के चारों ओर जननिक छिद्र और गुदा के बीच में 3 जोड़ी काइटिनी प्लेट, गोनापोफाइसिस पाई जाती है। प्रथम जो प्लेट है उसे प्रथम बेसी वेल्व्यूली कहते हैं। ये देखिए प्रथम बेसी वेल्वुला, ये है प्रथम बेसी वेल्वुला, ये गोनोपोर है इधर मादा जनन छिद्र, और ये प्रथम बेसी वेल्वुला है। ये एक पाली होती है, 8वें स्टर्नम से उत्पन्न होती है। ये जो है ये देखिए ये 8वें स्टर्नम से उत्पन्न हो रही है, ये 8वें स्टर्नम से उत्पन्न हो रही है प्रथम बेसी वेल्वुली। उसके बाद जो शेष दोनों गोनोफाइसिस पालियां हैं या प्लेटें हैं, उनमें एक तो दूसरी वेल्वुली होती है, ये रहा दूसरा वेल्वुला बेसी वेल्वुली, ये रही, और वेल्वी फर्स जो है इसके वो दोनों जो हैं ये 9वें खंड से उत्पन्न होती है। तो इसमें 8वां और 9वां खंड मेन होता है। 8वें खंड से तो प्रथम
जो है वो पाली उत्पन्न होती है, प्रथम बेसी वेल्वुली। और 9वें खंड से 2 जो शेष प्लेटें हैं गोनापोफाइसिस जोड़ी वो उत्पन्न होती हैं, वेल्विफर्स और सेकंड बेसी वेल्वुली के 9वें खंड के अधर तल से उत्पन्न होती है। और ये गोनापोफाइसिस जितने भी ये प्लेटें हैं ये मिलकर जंतु में अंड निषेपक कपाट या ओविपोजिटर का निर्माण करती हैं और ये मैथुन क्रिया, अंडों के निषेपन और अंड कवच के निर्माण में सहायक होती है। तो ये जो दोनों डायग्राम है ये तो 8वें उदरीय खंड का पृथक से बताया गया है कि उसमें से ये कैसे ये निकलती हैं। देखिए ये जो मैंने भाग बताया ये वाली भाग जो है ये यहाँ से निकल रही है, देखिए ये इस तरह से। तो ये प्रथम वेल्वुली है, वही अपन ने किया बेसी वेल्वुली। तो ये प्रथम वेल्वीवर है, ये फर्स्ट वेल्वुला है। देखिए ये स्टाइलस है, ये श्वसन नली है 8वें, और ये टर्गम है 8वें खंड की, उदरीय खंड की। और ये है ये 9वें खंड की। इसी को हमने खोल के बताया है इसके अंदर। 9वें खंड के अंदर देखिए ये द्वितीय वेल्वीफर, ये रहा द्वितीय बेसी वेल्वुली, ये द्वितीय वेल्वीवर, और ये थर्ड वेल्वुला, ये सेकंड वेल्वुला, और ये स्टाइलस है। तो ये स्टाइलस जैसे ये पूरी की पूरी भाग है। तो प्रथम तीसरी जो है प्रथम तो केवल 8वें खंड से प्रथम वेल्वुला, और दूसरी और तीसरी जोड़ी जो है वो 9वें खंड के अधर तल से उत्पन्न होती है। 8वें का जो अधरक है उसके मध्य कटक शुक्रग्राही अंकुरक स्पर्मथिकल पेपिला बनाता है जिस पर शुक्रग्राही छिद्र खुलता है। 8वां जो खंड है उसका जो अधरक प्लेट है उसके मध्य एक कटक पाई जाती है जो शुक्रग्राही अंकुरक का निर्माण करता है, और वहीं पर शुक्रग्राही जो है वो छिद्र खुलता है। ये पूरा का पूरा मादा जनन कॉकरोच के जो बाह्य जननेंद्रियां हैं उसके बारे में। उसमें तो 3 थे, इसमें भी 3 है, लेकिन वो तीनों मिलकर अंड निषेपक उपकरण का निर्माण करते हैं। बाकी सारी चीजें इसमें, ये पूरी की पूरी एक सकल डायग्राम है, और उसी को 8वें को ये अलग कर दिया और 9वें को ये अलग कर दिया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 8वें खंड में से एक ही जोड़ी गोनापोफाइसिस उत्पन्न होती है जिसको हम प्रथम बेसी वेल्वुली कहते हैं, 8वें खंड के अधर तल से, अधरक के पार्श्व सतह से। और 9वां जो खंड है उससे ये बाकी 2 जो हैं वो पालियां या प्लेटें उत्पन्न होती हैं, एक तो वेल्वीफर्स और एक सेकंड बेसी वेल्वुली। तो ये पूरा का पूरा ये संरचना।